नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2023 में पूछे गए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जॉन ड्यूवी का है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस शिक्षण शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो ये स्टेटमेंट है स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण यानी कि अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं का लैटिन वर्ड कम्युनिश का क्या आशय है? तो देखिए, पहला विकल्प दिया गया सामान्य, तो नहीं होता है। दूसरा दिया गया है असामान्य, तो ये भी नहीं होगा। उपयोगी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आदान प्रदान इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों को, अपने एक्सप्रेशन को किसी से अभिव्यक्त करते हैं। तो यानी आप अपने विचारों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण के तत्व हैं। संप्रेषण के तत्व कहने का मतलब कि कौन कौन से घटक हैं जो कि संप्रेषण को फुलफिल करते हैं या फिर संप्रेषण को सफल बनाते हैं। तो देखिए, संप्रेषण अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो इसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो स्रोत होगा। स्रोत का मतलब कि सोर्स जिससे कम्युनिकेशन किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो यहाँ पर मैं सोर्स के तौर पर हूँगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद से मैं आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या कम्युनिकेट करूँगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इन्फॉर्मेशन यानी कि संदेश। उसके बाद से माध्यम, अब आप मेरी आवाज़ को किस माध्यम से रिसीव कर पा रहे हैं? जाहिर सी बात है, इंटरनेट के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो संप्रेषण के ये तीनों घटक हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए, पूर्ण से अंश की ओर यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए, गेस्टाल्ट वादियों के अंतर्गत जो कोहलर का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, वो जो होता है वो पूर्ण से अंश की ओर होता है। क्यों? क्योंकि गेस्टाल्टवादी ये मानते थे कि किसी भी समस्या को संपूर्ण रूप से एक बार में देखा जाता है और उसके बाद से अचानक से उस प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन को हमें प्राप्त होता है, जो कि कोहलर ने चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने एक बार क्या किया कि पिंजड़े में उसको बंद किया और एक डंडा था और केला बाहर था। तो अचानक से चिंपैंजी को सूझ आया कि डंडे से खींच करके केले को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि पिंजड़े में ऊपर केले को टांग दिया और एक टेबल था और चिंपैंजी ने टेबल पर चढ़ करके केले को प्राप्त कर लिया। यानी पूरे सिचुएशन को देख करके उसका एक हल निकालना, इसी को बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। और ये किसने दिया है? जो कोहलर है वो किससे संबंधित है? वो गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 गेस्टाल्ट सिद्धांत बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसके बाद से देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो सुकरात जो है वो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निदान की प्रक्रिया से क्या संपादित होता है? देखिए, दो प्रकार के शिक्षण आपने पढ़ा होगा, निदानात्मक शिक्षण और दूसरा उपचारात्मक शिक्षण। तो मान लीजिए एज ए टीचर मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट के बीच में अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत पहचाना जाता है निदानात्मक शिक्षण में, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए पुनः जो शिक्षण किया जाता है उसे बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो हमसे पूछा जा रहा है कि निदान की प्रक्रिया से क्या संपादित होता है? तो निदान से हम लोग बच्चों को आ रही समस्याओं के बारे में पहचानते हैं। यानी बच्चे को कहां पर दिक्कत है, कहां पर कठिनाई है, उस बच्चे की कठिनाई, उस समस्या की पहचान करते हैं निदान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, समस्या पहचान इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी समस्या समाधान जो दूसरे विकल्प में दिया गया, ये रेमेडियल टीचिंग में होता है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में होता है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। अब ये जब नहीं होगा तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, और समस्या क्या हो सकता है? तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन सा तत्व समावेश नहीं है? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? एक छोटी सी कक्षा में जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं, जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, इसके अलावा जितने भी कौशल होते हैं उन सबका एक तरीके से जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो उस पर ट्रेनिंग ले रहा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब प्रैक्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभ्यास बोलते हैं। यानी इसे ही हम लोग अभ्यास आधारित शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें शामिल है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से बोला जा रहा है सूक्ष्म कक्षा आकार। देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग होता है, वह कुछ बच्चों को ही लेकर के कराया जाता है। या फिर वहां पर आप देखेंगे, बीएड में देखेंगे तो वहां पर टीचर बैठे रहते हैं और उनको जो
प्यूपल टीचर है, यानी कि जो छात्राध्यापक है वह उनको पढ़ा रहा होता है एक तरीके से अभ्यास के तौर पर। तो यहां पर सूक्ष्म कक्षा आकार भी ये बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए सूक्ष्म समय, बिल्कुल सही बात है। जो माइक्रो टीचिंग होता है वो कम समय के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप दिन दिन भर पढ़ा रहे, नहीं, क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। पहले बच्चे का पाठ योजना बनाएगा, उसके बाद से शिक्षण करेगा, फिर बच्चों से फीडबैक लेगा, उसके बाद से फिर से पाठ योजना तैयार करेगा, फिर से बच्चों को पढ़ाएगा, फिर से फीडबैक लेगा, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो ये 6-6 मिनट मिला करके टोटल 36 मिनट का होता है। इसलिए ये सूक्ष्म समय भी कहीं ना कहीं इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है पॉजिटिव सेंस में। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पूछा गया कि क्या समावेश नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वृहद पाठ्य वस्तु। वृहद पाठ्य वस्तु का मतलब कि बहुत ब्रॉड सेंस में पाठ्य वस्तु इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि टॉपिक आप एक छोटा टॉपिक ही चुनते हैं ताकि आप पाठ प्रस्तावना कौशल और अन्य सभी कौशल पर प्रैक्टिस कर सके एज ए टीचर। अब यहां पर चूंकि 36 मिनट के ही समय में आपको 6-6 मिनट पढ़ाना है, फिर पाठ योजना तैयार करना है, फिर पुनः शिक्षण करना है, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, तो एक बड़े टॉपिक को आप नहीं ले सकते। वृहद का मतलब क्या होता है? वृहद का मतलब बड़ा होता है, यानी कि बड़ा टॉपिक आप नहीं ले सकते, ये निगेटिव सेंस में। और चूंकि निगेटिव सेंस में ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चूंकि आपको 6-6 मिनट का ही स्लॉट बांटा गया है शिक्षण कराने के लिए, पाठ योजना कराने के लिए, तो एक छोटे से टॉपिक को लेकर के आप अपने विभिन्न प्रकार के कौशल पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इसमें छोटा टॉपिक होता है, ना कि वृहद, और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो ये फ्रोबेल ने दी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को उन्होंने क्या बोला है? फूल बोला है, और जो टीचर है उनको क्या बोला है? माली बोला है। ठीक है, किसने बोला है? ये फ्रोबेल ने बोला है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान यानी कि लेक्चर जिसे बोलते हैं। लेक्चर जो विधि है उसमें क्या होता है? शिक्षक जो है वो लेक्चर देता है, यानी कि व्याख्यान देता है, और उस दौरान बच्चा इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ शांतिपूर्वक बैठ करके सुन रहा होता है, यानी कि बच्चा सक्रिय नहीं है। सक्रिय तब बोला जाएगा जब बच्चा इंटरेक्शन करेगा, टीचर से प्रश्न पूछेगा, टीचर उसका जवाब देगा। लेकिन व्याख्यान विधि में क्या होता है? टीचर बस लेक्चर दे रहा है और बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय बने बैठे होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, निष्क्रिय, इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कैसी थीं? तो प्राचीन समय में आप देखेंगे तो हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या था? गुरुकुल पद्धति लागू था, जिसमें जो शिक्षक होता था वह बच्चों को पढ़ाता था, और जो शिक्षक होते थे वह पूरी एक तरीके से ग्रंथ को कंठस्थ करते थे और उसको बच्चों को बताते थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि बच्चों का कोई खास रोल नहीं था। बच्चे जो थे वो कोरे कागज माने जाते थे, और वहां पर सबसे बड़ा जो रोल था वो शिक्षक का था। यह माना जाता था कि शिक्षक ही इनमें ज्ञान की ज्योति जला सकता है, यानी कि जो शिक्षण पद्धति थी वो कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। बाल केंद्रित तो अभी हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पाठ्यक्रम केंद्रित, उस समय कोई इस प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बेसिकली उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा पाठ्य पुस्तक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षक केंद्रित, इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे होता है? तो पाठ प्रस्तावना कौशल आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए न्यूटन का नियम बच्चे को बताना है, तो न्यूटन के नियम से संबंधित क्या क्या बच्चे जानते हैं, इन उसके पूर्व ज्ञान, यानी जो उसका अनुभव है, जिसके बारे में वो जानता है, वो पूर्व ज्ञान ही तो है। तो हम लोग बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 पूर्व ज्ञान, इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। देखिए, पहला विकल्प दिया गया समूह कार्य द्वारा, दूसरा व्याख्यान द्वारा, तीसरा प्रश्नोत्तर द्वारा, और चौथा कहानी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 कहानी द्वारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उस दौरान, जैसे मान लीजिए आपने सुनाया कि एक राजा थे, उस समय वो शिकार पर जाया करते थे, अचानक से उसके सामने भालू आ गया। अब बच्चा क्या हो गया कि उसके सामने भालू अचानक से नहीं आया, लेकिन वो कल्पनाओं में खो जाता है कि हाँ, राजा जब अपने रथ पर सवार होकर के जा रहे होंगे तो अचानक से भालू आए तो क्या सिचुएशन हो रहा होगा। इससे बच्चा कल्पना में खो जाता है, और यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि कल्पना शक्ति का विकास किससे किया जाता है? तो कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला देखिए चयन का सिद्धांत, दूसरा देखिए प्रेरणा का सिद्धांत, चौथा देखिए नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का मतलब अंग्रेजी में होता है प्लानिंग, यानी जो कुछ भी एज ए टीचर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसकी पहले से प्लानिंग करके रखें। तो ये बार बार दोहराना यानी कि ये नियोजन नहीं है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? अगर बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे तो
वो चीज़ों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपने थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम पढ़ा होगा, यानी बच्चा जिस भी काम में रुचि लेगा उसको करने के लिए तत्पर रहेगा। तत्पर यानी कि वो इंटरनली मोटिवेटेड है। तो यहां पर बार बार दोहराने से ये संबंधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियां हैं और एज ए टीचर हमें उन शिक्षण पद्धतियों में से एक एप्रोप्रिएट का सिलेक्शन करना होता है जो कि बच्चों के अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उत्तरदायी हो। तो यहां पर यह भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए आवृत्ति का सिद्धांत दिया है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार वही चीज रिपीट होना, फ्रीक्वेंसी जो कि बार बार हो रहा हो। यही तो प्रश्न में पूछा गया है कि बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति का सिद्धांत इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। पर्यटन विधि से छात्रों में किसका विकास होता है? देखिए पहला दिया गया समय का सदुपयोग, दूसरा दिया गया मनोरंजकता, तीसरा दिया गया है बौद्धिकता और चौथा दिया गया निरीक्षण एवं अवलोकन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। क्यों? जब बच्चों को कहीं शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाता है तो वो क्या करते हैं? वो उनका अवलोकन करते हैं और निरीक्षण करते हैं। इसके माध्यम से बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर देख करके सीख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। प्रश्नोत्तर प्रविधि का मतलब क्या होता है? जिसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके महत्व के बारे में पहले आप लिख सकते हैं कि प्रश्न पूछने से बालक का जो ध्यान होता है वो टीचर की तरफ आकर्षित रहता है और बच्चा कक्षा में सक्रिय बना रहता है। पहला आप लिख सकते हैं इसके महत्व के बारे में। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान का पता लगा करके आगे आने वाले नए ज्ञान से उसमें संबंध जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण हेतु प्रश्न बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आप बच्चों की समस्याओं के बारे में कैसे जानेंगे? जाहिर सी बात है बच्चा जब आपसे इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन करने के लिए आपस में बातचीत होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा? प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से। आप बच्चों को पूछेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट बताया तो उसके बाद से बच्चों से उस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आपको एज ए टीचर पता चल पाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है अथवा नहीं। यानी कि अगर उसको कोई समस्या है इसको लेकर के तो उसके निवारण के लिए भी ये प्रश्नोत्तर प्रविधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि केवल एक ही नंबर का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसी प्रश्न में इसका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए बहु का मतलब होता है मल्टीपल और स्तर का मतलब होता है लेवल, यानी एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के मानसिक स्तर के बालक हैं। एक ही कक्षा में, चूंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, तो उसी कक्षा में बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है, उसी कक्षा में बहुत कमजोर बालक भी है, उसी कक्षा में मध्यम बालक भी है। तो चूंकि सबकी जरूरत अलग अलग है। कैसे? ध्यान से समझिएगा, जो बहुत प्रतिभाशाली बालक है अगर उसको आप एवरेज या फिर बिलो एवरेज वाले अभ्यर्थी के मानसिक स्तर के हिसाब से प्रश्न देंगे तो वो कुछ नया नहीं सीख रहा है, वो क्रिएटिव नहीं बनेगा। इसलिए उसकी जरूरत यह है कि उसके मानसिक स्तर के हिसाब से हाई लेवल का प्रश्न उसको दिया जाए। और दूसरा जो एवरेज बालक है उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी यह है कि नॉर्मल प्रश्न उसको दिए जाए। और जो बहुत कमजोर बालक है अगर उसको हाई लेवल का प्रश्न आप दे देंगे तो वो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा कि एक तो मैं पहले से नहीं समझ में आ रहा है और ऊपर से टीचर मुझे इतना कठिन पढ़ा रहे हैं। तो इससे बच्चा और डिमोटिवेट हो जाएगा और उसमें जो रुचि थी पढ़ाई के प्रति वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए उसकी रुचि बरकरार रहे, इसलिए हमें यह जरूरी है एज ए टीचर कि हम उसके मानसिक स्तर के हिसाब से उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। यानी आपने देखा कि एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बालक होने की वजह से सबको अलग अलग स्तर पर पढ़ाना पड़ता है और इसी को बोलते हैं बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। यानी इसको, उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? एक ही कक्षा में अलग अलग मानसिक स्तर के बालक को कक्षा में वितरित करके या फिर ग्रुप में बांट करके अलग अलग स्तर का पढ़ाना ही बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की विशेषता हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला इसकी विशेषता लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे कि आप किसी को फोन मिलाते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। या तो आप उससे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहते हैं या तो उसको कुछ सूचना देना चाहते हैं, यानी एक इसका उद्देश्य होता है। जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मेरा भी एक उद्देश्य है कि मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं और अगर आप इस कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, मेरे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, यानी कि आपका उद्देश्य यह है कि जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ये भी तो एक उद्देश्य है। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो उद्देश्य के साथ होता है। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी कि आप दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से ही परस्पर कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हैं। आप किसी से भी अगर कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं
तो कैसे होगा? या तो रिटन कम्युनिकेशन करेंगे या तो ओरल कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन के ही माध्यम से आप किसी के साथ आप एक तरीके से समन्वय कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसका महत्व, एक तरीके से आप विशेषता लिख सकते हैं कि संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यानी कि हम अपने भावों को, एक्सप्रेशन को दूसरे से कहीं ना कहीं अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं विचारों का आदान प्रदान या फिर विचार विमर्श करना। अगला आप लिख सकते हैं कि प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल का नहीं है कि कहां पर मुझे जोर दे करके बोलना है, कहां पर धीरे से बोलना है, तो हो सकता है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ना समझ पाएं। यानी कि एज ए टीचर मैं आपको अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पढ़ा पाऊं, इसके लिए जरूरी ये है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। यानी इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का के लिए आवश्यक पक्ष होता है। तो ये 4 विशेषता आप लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल 4 मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? तो इसके नाम में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है कि वह शिक्षण पद्धति जिसमें बालक को केंद्र में मान करके उसकी जरूरतों और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कराया जाता है, उसे ही बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। जैसे हमारे देश में पहले जो शिक्षण पद्धति लागू थी वह शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि वहां पर बालक को तवज्जो नहीं दी जाती थी। बालक की आवश्यकता क्या है, बालक की जरूरत क्या है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कक्षा में श्रवण बाधित बालक है, तो मैं मौखिक तरीके से अगर सबको पढ़ाऊंगा तो क्या वो श्रवण बाधित बालक जो सुन नहीं सकता मेरी बातों को सुन करके समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा यह कहती है कि उसको कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाया जाए या फिर सबटाइटल्स वाले वीडियोस दिखाया जाए, ताकि कम से कम उसके सबटाइटल्स को पढ़ करके वो उसके अर्थ को समझ पाए। इसी को बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को विशेष तौर पर ध्यान में रख करके उसके अनुरूप शिक्षण कराना ही बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि सूक्ष्म शब्द अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है लघु, यानी कि लघु स्तर पर शिक्षण कार्य, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं बीके पासी का जो डिफिनीशन है, इसके बारे में लिख सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें छात्राध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उनके द्वारा किसी एक संप्रत्यय यानी एक कॉन्सेप्ट को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय यानी कम समय में विशिष्ट शिक्षण कौशलों, जिसमें प्रस्तावना कौशल, पाठ, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य कौशल हैं जैसे कि श्यामपट्ट कौशल, इसके अलावा उद्देश्य कथन कौशल, इन सभी कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर WD एलन का परिभाषा है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो शिक्षण सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग प्रकार से इसको कैटेगराइज किया जाता है। पहला टेक्नोलॉजी के आधार पर यानी प्रौद्योगिकी के आधार पर, तो इसमें 2 भागों में बांटा गया। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आप लिख सकते हैं रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सभी हार्डवेयर में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा आपका, तो ग्राफ हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, कार्टून हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। ये पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरा, आप इंद्रियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमारे आंख हो गए, कान हो गए, इनके आधार पर जो शिक्षण सामग्री होती है उसको 3 भागों में बांटा गया। कैसे? श्रव्य सामग्री, जिसे हम केवल सुन सकते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, ये सभी। दूसरा, दृश्य सामग्री, जिसे हम केवल देख सकते हैं, जैसे कि आपका चित्र हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया। इसके अलावा तीसरा जो होता है, जो दृश्य और श्रव्य दोनों, जिसे हम देख भी सके और सुन भी सके, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, सिनेमा हो गया, नाटक हो गया, समाचार संबंधी फिल्म हो गया। तो ये सभी आपका श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब तीसरा जो प्रकार होता है जिसके माध्यम से वर्गीकृत करते हैं वो होता है प्रक्षेपण के आधार पर, यानी कि प्रोजेक्शन के आधार पर। तो पहला होता है अप्रक्षेपित सहायक सामग्री, जिसमें आपका चार्ट हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा, श्यामपट्ट हो जाएगा, चित्र हो जाएगा, रेखाचित्र हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। और दूसरा होता है प्रक्षेपित, यानी जिसे हम लोग प्रोजेक्ट कर सकें, जिसमें आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो जाएगा, स्लाइड प्रोजेक्टर हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, मल्टीमीडिया हो जाएगा। यानी जिसे आप किसी बोर्ड पर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से आप क्या करते हैं, किसी दीवार पर या फिर किसी बोर्ड पर उसको प्रक्षेपित करके फिर बच्चों को बताते हैं। तो ये आपका किसमें आ जाएगा? प्रक्षेपित सहायक सामग्री में। तो टोटल 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया, पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। तो पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि एज ए टीचर हम बच्चों को किसी काम को करने के बाद उसको स्वीकृति देते हैं, और हम एज ए टीचर ये चाहते हैं कि बार बार यह अनुक्रिया बच्चे के द्वारा दोहराई जाए। जैसे कि मान लीजिए बच्चा ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया, या फिर कोई भी
संप्रत्यय को वो अच्छे तरीके से समझा पाया तो हम उसको शाबाशी देते हैं। क्यों? ताकि बच्चा मोटिवेट हो और भविष्य में इसी प्रकार का और अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। इसी को बोलते हैं पुनर्बलन। यानी कि इसके बारे में आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना होगा आपको कि छात्र के द्वारा अनुक्रिया होने पर शिक्षक अपने इन व्यवहारों के द्वारा छात्र को स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है, तथा छात्र को भविष्य में ऐसी वांछित क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे ही पुनर्बलन कहते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? आप उसको शाबाशी देंगे, कुछ इनाम देंगे, तो इससे बच्चा मोटिवेट रहेगा भविष्य में यही अनुक्रिया बार बार दोहराने के लिए, यानी कि वो अच्छा परफॉर्म करने की और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। इसे बोलते हैं पुनर्बलन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुदेशन का क्या आशय है, समझाइए। तो अनुदेशन के बारे में लिख सकते हैं कि अनुदेशन बालक को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता करता है। बालक शिक्षक से काफ़ी कुछ सुनता है और उसके निर्देश के अनुसार पुस्तक और विभिन्न विषयों को पढ़ता है और इस प्रकार उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसे ही अनुदेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बच्चों को निर्देश देना और उन निर्देशों को फॉलो करते हुए बालक अपने अर्थपूर्ण ज्ञान को विकसित कर सकता है। जैसे कि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में खुद से करके सीखता है। अब खुद से करेगा ऐसा थोड़ी है कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, बल्कि टीचर जो है वो एक अनुदेशक के तौर पर कार्य करता है और उनको समय समय पर जरूरत के हिसाब से निर्देश देता है। आपने ले वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें उन्होंने क्या कहा है? बाहरी हेल्प की मदद करने की बात की है। जेडपीडी की बात कर ली जाए या फिर शुरुआती मदद, जिसमें उन्होंने एस्केप फोल्डिंग की बात की थी। जेडपीडी में क्या होता था? उन्होंने क्या बताया था? जेडपीडी में उन्होंने ये बताया कि बालक अपने प्रयास के माध्यम से मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा और बाहरी हेल्प की मदद से मान लीजिए यहाँ तक पहुँच सकता है। तो जहाँ तक अपने प्रयास की मदद से बालक पहुँचा और जहाँ तक हेल्प की मदद से पहुँच सकता था, उसके बीच के क्षेत्र को ही जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये जो बाहरी हेल्प दिया गया वह अनुदेशन ही कहलाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा किसी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो उसको हिंट देना या फिर उनको निर्देश देना, किसी समस्या का समाधान करने के लिए उनको एक तरीके से मदद देना, यही अनुदेशन होता है। और इसी अनुदेशन के माध्यम से बालक जो है वो अर्थपूर्ण अधिगम कर पाता है। क्योंकि बालक तो खुद से करके सीखेगा, लेकिन उसको समय समय पर कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है, कुछ निर्देश की जरूरत पड़ती है। इसी निर्देश को अनुदेशन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण में अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है शिक्षण में। कैसे? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक बालक है जो कि बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और दूसरा बालक है जो कि बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है। तो जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसको बार बार उसकी घर की आर्थिक स्थिति मोटिवेट करेगी कि मुझे पढ़ लिख करके कुछ करना है। लेकिन जो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है वो बचपन से ही बहुत सारे सुख सुविधाओं को झेल रहा है, यानी कि लुत्फ उठा रहा है। साथ ही साथ उसको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब उसको कुछ आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ उसका पहले से फुलफिल हो जा रहा है, उसके माँ बाप उसकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे रहे हैं, तो फिर वो कहाँ कुछ प्रयास करेगा? प्रयास करने के लिए जरूरी है मोटिवेशन। और मोटिवेशन कहाँ से आता है? जब हमारे पास किसी चीज़ की नीड हो, आवश्यकता हो। इसलिए मोटिवेशन रहेगा तभी बच्चे शिक्षण कर पाएंगे। अन्यथा के कंडीशन में बच्चे का अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो शिक्षण नहीं कर सकते। थार्डाइक का जो तत्परता का नियम है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी बच्चा जब खुद से तत्पर रहेगा, इंटरनली मोटिवेट रहेगा, तभी वह चीज़ों को सीख सकता है। यह होता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं दो घटकों का नाम लिखिए। प्रश्नीकरण कौशल है तो जाहिर सी बात है इसमें बच्चे से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके घटक के तौर पर पहला आप लिख सकते हैं प्रश्नों की स्पष्टता। यानी कि आप बच्चों से जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये पहला घटक हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं प्रकरण से संबंध। मान लीजिए आप टॉपिक आम पढ़ा रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं केले के बारे में, तो क्या ये उससे संबंधित माना जाएगा? नहीं। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हैं उचित गति एवं विराम। यानी कि आप जो प्रश्न पूछेंगे उसमें समय समय पर आप क्वेश्चन मार्क के लिए समय या फिर जगह जगह पर आप उचित गति और विराम का प्रयोग करेंगे ताकि प्रश्न जो है वो बच्चों को स्पष्ट हो सके। इसके अलावा प्रश्नों की तारतम्यता होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप प्रश्नों का क्रम ना निर्धारित करें। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक तरीके से जनगणना के लिए गया है और अगर उस पहले उसने पूछा कि क्या आपकी शादी हो चुकी है, तो उसने बोला हाँ, उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा कि आपके कितने बच्चे हैं। अगर उसने पहले प्रश्न ये पूछ लिया कि क्या आपके कितने बच्चे हैं, उसने जवाब दिया नहीं है,
फिर पूछा क्या आपकी शादी हुई है, जाहिर सी बात है शादी होगी तभी तो बच्चे होंगे। यानी कि यहां पर प्रश्नों का क्रम जो है वो तारतम्य होना चाहिए, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। पहले शादी वाला प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद ही बच्चे वाला प्रश्न आ सकता है। इसी को बोलते हैं प्रश्नों की तारतम्यता, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हुए प्रश्न होने चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख घटक आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एलन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। तो एलन और रियान ने मिल करके जो शिक्षण कौशल दिए हैं उनकी संख्या है 14। अब ये कौन कौन से हैं? पहला है उद्दीपन विन्यास, दूसरा है विन्यास प्रेरणा, इसके अलावा समीपता, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, पुनर्बलन, प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न, विकेंद्री प्रश्न, 9वां छात्र व्यवहार का ज्ञान, 10वां दृष्टांत देना, दृष्टांत को उदाहरण भी बोलते हैं, 11वां व्याख्यान, 12वां उच्च स्तरीय प्रश्न, 13वां नियोजित पुनरावृत्ति और 14वां संप्रेषण पूर्णता। ये टोटल 14 शिक्षण कौशल का उल्लेख किया है एलन और रियान ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोग है? प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोग किस में आप करते हैं सबसे ज़्यादा? प्रैक्टिकल किस में करते हैं? साइंस में करते हैं। तो जाहिर सी बात है यह शिक्षण विधि किसके लिए उपयुक्त होगी? विज्ञान विषय के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा? विज्ञान। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए। अपेक्षित यानी किसी से अपेक्षा करना, यानी कि आप उससे उम्मीद लगाए हुए हैं। अधिगम यानी कि सीखना, और स्तर का मतलब लेवल, यानी कि वह न्यूनतम स्तर जो कि बच्चे को आना ही चाहिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए, उसी को बोलते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। अब मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है, कक्षा 4 में वो कब जाएगा? जब वह न्यूनतम योग्यता रखेगा कक्षा 4 में जाने के लिए, यानी कि वह न्यूनतम योग्यता जो कि डिसाइड किया गया है कक्षा 3 में कि कम से कम बच्चे को इतना आ जाना चाहिए तभी वो कक्षा 4 में जाएगा। तो वही न्यूनतम जो अपेक्षित अधिगम स्तर है, जो उस बच्चे से डिमांड की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है कि आपको कम से कम इतना आना चाहिए, उसी को बोलते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। यानी कि टीचर ने अपेक्षा लगाई है उस बच्चे से कि आपको कम से कम अधिगम यानी इतना आप सीख चुके होने चाहिए, और यह लेवल जो होगा इसी को बोलेंगे अपेक्षित अधिगम स्तर। यानी कि वह न्यूनतम योग्यता जो कि किसी एक पर्टिकुलर सत्र के अंत में, या फिर पर्टिकुलर एक कक्षा के अंत में, या फिर पर्टिकुलर एक चैप्टर के अंत में बच्चे से अपेक्षा की जाए कि वह कम से कम इतना जान जाए, इसी को बोलते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष लिखिए। पहला दोष आप इसमें यह लिख सकते हैं कि इसमें बालक जो है वो निष्क्रिय बना रहता है। बालक क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक माहौल नहीं हो पाता। ठीक है, लोकतांत्रिक माहौल नहीं हो पाता, यानी कि अब चूंकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था है, तो वहां पर जो टीचर जिसको चाहेगा उसको डोमिनेट कर देगा, यानी कि बच्चे की सभी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखेगा। जब ध्यान में नहीं रखेगा तो जाहिर सी बात है वो लोकतांत्रिक कक्षा नहीं होगी। तो ये 2 दोष प्रमुख आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? शिक्षण अधिगम सामग्री अभी मैंने जो आपको बताया था, टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इन सभी के रख रखाव में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो पहला आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी शिक्षण सामग्री होंगे, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इन सब के लिए उचित बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए और समय समय पर इनको ऑन करके देखते रहना चाहिए, अन्यथा की कंडीशन में बहुत दिन तक अगर ये बंद रहेंगे तो वैसे ही खराब हो जाते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो कागज से निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री हैं, जैसे कि आपका चार्ट पेपर हो गया, मॉडल हो गया, ये सभी चीज़ें उनको विशेष तौर पर सीलन से दूर किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। तो आपसे सावधानी पूछा गया था। अब चूंकि ये सिर्फ 1 नंबर का है तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा अगर आपने 2-3 पॉइंट लिख दिया तो। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 31वां प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। तो शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग बोलते हैं और प्रशिक्षण को ट्रेनिंग बोलते हैं। तो टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला अंतर आप लिख सकते हैं शिक्षण में कि शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और प्रशिक्षण में आप लिख सकते हैं कि यह किसी एक विषय अथवा क्षेत्र तक सीमित होता है। कोई भी ट्रेनिंग, जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड का एक समय फिक्स है कि आप 2 साल में ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप जीवन भर डीएलएड नहीं करेंगे। लेकिन जो शिक्षण होगा वो आपका जीवन भर चलता रहता है, आप जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग होता है वो पर्टिकुलर किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसी एक योग्यता को आपके अंदर विकसित करने के लिए और किसी निश्चित समय के लिए होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि
जो शिक्षण होता है वो बाल केंद्रित होता है, लेकिन जो प्रशिक्षण होता है वह विशेष विषय तक सीमित होता है। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं कि शिक्षण के बारे में कि इसका मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, और प्रशिक्षण में आप लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य किसी कार्य में विशिष्ट दक्षता या कौशल उत्पन्न करना होता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड कर रहे होंगे, तो डीएलएड की ट्रेनिंग में आपके विभिन्न प्रकार के शिक्षण के जो कौशल हैं कि आप पाठ प्रस्तावना कौशल का उपयोग करेंगे, उद्देश्य कथन का प्रयोग करेंगे, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करेंगे, व्याख्यान कौशल का उपयोग करेंगे, ये सभी जो स्किल्स हैं, इन सभी स्किल को आपके अंदर डेवलप करना ही डीएलएड का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि शिक्षण में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, और प्रशिक्षण में आप लिख सकते हैं इसमें प्रशिक्षण के विषय के अनुरूप शिक्षण विधि के प्रयोग का निश्चय किया जाता है, यानी कि चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को बताने के बाद से, या फिर एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक बताने के बाद से, उस टॉपिक या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर कॉन्सेप्ट में बच्चे को आ रही समस्याओं की पहचान करने के लिए सबसे पहले बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, जिसे हिंदी में निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी कि एक कॉन्सेप्ट मैंने बच्चे को बताया, उसके बाद से उस कॉन्सेप्ट में आ रही दिक्कतों को जानने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसे निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। अब हमें समस्या की पहचान हो चुकी है एज ए टीचर, अब उस समस्या को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाएगा उसे हम लोग रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, और इंग्लिश में रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, और हिंदी में उसे ही उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक संप्रत्यय पढ़ाने के बाद से एज ए टीचर बच्चों को आ रही समस्याओं की पहचान करने के लिए हम लोग निदानात्मक शिक्षण करते हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो बच्चे का पुनः शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांतों को समझाइए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि जिस भी काम में बच्चा रुचि लेता है, या फिर जो भी काम बच्चे के लिए मनोरंजन का है, उसमें बच्चा उस काम को करने के लिए इंटरनली मोटिवेटेड होता है। इसीलिए बच्चे को खेल के माध्यम से पढ़ाए जाने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल में रुचि लेते हैं, और रुचि की वजह से बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा, वह खेल के माध्यम से ही सीखने लगता है। इसलिए शिक्षण में मनोरंजन और रुचि के सिद्धांत को आप समझा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं उसके 3 पक्ष बताए हैं। मानव व्यक्तित्व के 3 पक्ष उन्होंने बताए हैं। पहला संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, और तीसरा मनोक्रियात्मक पक्ष, जिसे साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक पक्ष, उसके अंतर्गत फिर से उन्होंने वर्गीकृत किया है। पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा मूल्यांकन। ठीक है, और इसी प्रकार से जो भावात्मक पक्ष उन्होंने बताया उसमें पहला उन्होंने बताया अभिग्रहण करना, दूसरा अनुक्रिया करना, तीसरा मूल्य आंकना, चौथा मूल्यों का संधारण, पांचवा मूल्य पद्धति का संगठन, और छठवां चरित्रीकरण। ठीक है, और अंतिम जो मनोक्रियात्मक यानी साइकोमोटर डोमेन उन्होंने बताया उसमें पहला उन्होंने उत्तेजना, दूसरा कार्य करना, तीसरा नियंत्रण, चौथा सामंजस्य, पांचवा स्वाभाविकरण, छठा आदत निर्माण बताया है। तो इस प्रकार से आप ब्लूम का जो शिक्षण का उद्देश्य है उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। तो वैयक्तिक विभिन्नता यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे से अलग होना ही वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही हमें समावेशी कक्षा को कॉन्सेप्ट को लागू करना होगा। जाहिर सी बात है, जब हम प्रत्येक बालक को एक ही कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, कोई पैर से विकलांग है, कोई सुन नहीं सकता, इसके अलावा कोई अधिगम अक्षमता जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया से जूझ रहा है, तो इन सबको एक साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है जब सबकी जरूरतों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए कि कक्षा में मैं केवल मौखिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो जो श्रवण बाधित है यानी जो सुन नहीं सकता, वो मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को नहीं सुन पाएगा, यानी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर पाएगा। अगर मैं केवल ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बताऊं तो जो दृष्टि बाधित है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता। इसी प्रकार से अगर मैं एज ए टीचर पीटी करा रहा हूं, तो जो पैर से विकलांग है वो पीटी नहीं कर सकता। यानी प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है, आवश्यकता अलग है, और इन सबको ध्यान में रख करके शिक्षण कराना ही वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सबका अर्थपूर्ण अधिगम कराना ही वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो खेल विधि के माध्यम से ही बच्चे को, प्राइमरी के स्तर के बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
बच्चे खेल में सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं और रुचि के सिद्धांत के अनुसार जिस भी काम में बच्चा रुचि लेगा उसको करने के लिए तत्पर रहता है। यानी बच्चे खेल में चूंकि रुचि ले रहे हैं तो खेल के माध्यम से ही जब बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उनका जो रुझान है वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा। इसलिए खेल विधि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा खेल विधि के माध्यम से बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ उसका शारीरिक पक्ष भी मजबूत किया जा सकता है, जो कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, विधि एवं प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। विधि और प्रविधि में अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो शिक्षण विधि होता है उसका संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि जो होता है उसका संबंध शिक्षण के उद्देश्य से ना होकर के केवल शिक्षण विधि से होता है। यहां तक क्लियर। दूसरा आप लिख सकते हैं कि शिक्षण विधि का शिक्षण के उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि का शिक्षण के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष तौर पर संबंध होता है। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, शिक्षण विधि में कैसे की भावना अंतर्निहित होती है, वहीं शिक्षण प्रविधि में किसका भाव का अंतर्निहित होता है। अगला लिख सकते हैं कि शिक्षण विधि पाठ्य वस्तु की उचित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था पर बल देती है, जबकि शिक्षण प्रविधि जो होती है वो मनोवैज्ञानिक और तार्किक पक्षों पर बल देते हुए उन तरीकों की ओर इशारा करती है जिनके द्वारा शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। अगला आप लिख सकते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रदान करने की एक आधारभूत प्रक्रिया होती है, जबकि शिक्षण प्रविधि शिक्षण विधि की सहायक प्रक्रिया होती है। और इसके उदाहरण के तौर पर शिक्षण विधि के उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कि जैसे कि व्याख्यान विधि हो गया, इसके अलावा स्रोत विधि हो गया, प्रयोजन विधि हो गया, विवेचन विधि हो गया, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि हो गया, ये सब आपका विधि हो जाएगा। और प्रविधि में आप क्या लिख सकते हैं, समूह कार्य हो गया, संगोष्ठी हो गया, विचार गोष्ठी एवं कार्य हो गया, वाद विवाद हो गया, ये सभी प्रविधि होती है। तो इस प्रकार से आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। तो कंप्यूटर के उपयोग के माध्यम से हम बच्चे को अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? आज कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से हम दूर बैठे लोगों को जो परोक्ष तौर पर जो कि बच्चे के सामने मूर्त अवस्था में उपस्थित नहीं है उनसे हम इंटरेक्ट करा सकते हैं। तो यानी कि इससे क्या हो सकता है, बच्चे अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना धीरे धीरे सीख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैनेजमेंट में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों का जो डेटा होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों में आप कह सकते हैं कि दूर दराज के जो शिक्षण जहाँ पर शिक्षक अवेलेबल नहीं है वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग करके उनको आईसीटी के माध्यम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको शिक्षण के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसके उपयोग को बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य को बताइए। तो सहभागी देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें सहभागिता हो, यानी कि बच्चा भी जिस शिक्षण प्रक्रिया में एक्टिव होता है और समान रूप से टीचर के साथ सहभागिता दिखाता है उसे ही सहभागी शिक्षण कहते हैं। यानी कि बच्चा भी सक्रिय होगा और टीचर भी सक्रिय होगा, दोनों की सहभागिता होगी, उसे ही बोलते हैं सहभागी शिक्षण। और इसका उद्देश्य हमसे पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? एक तो पहला उद्देश्य हो गया बच्चे को सक्रिय रखना। क्यों? क्योंकि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है। यानी बच्चा कोई पेन ड्राइव नहीं है कि उसको लैपटॉप में लगाइए और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं, बच्चा खुद से करके अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, नहीं, यानी अपने लिए खुद से इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है। टीचर जो है बस अनुदेशन देता है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बाकी बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यानी कि बच्चा सक्रिय रहेगा तभी तो कर पाएगा। पहला उद्देश्य आप ये लिख सकते हैं। दूसरा उद्देश्य लिख सकते हैं अर्थपूर्ण अधिगम के लिए। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए। अब मान लीजिए कि सहभागी शिक्षण मैंने आपको क्या बताया कि बच्चा भी सक्रिय और टीचर भी सक्रिय। अब मान लीजिए कि कक्षा में केवल टीचर जो है वो केवल लेक्चर दे रहा है, लेकिन बच्चे वहां पर कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सहभागी शिक्षण नहीं होगा। अब जब इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो उनके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, यानी कि जो उनका अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण नहीं हो सकता बिना सहभागिता के। इसलिए शिक्षण को अधिगम को अर्थपूर्ण करने के लिए सहभागी शिक्षण महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरा उद्देश्य आप इस प्रकार से लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि को समझाइए। व्याख्यान प्रविधि जो होता है वह प्रभुत्ववादी प्रविधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें टीचर जो है वो केवल सक्रिय होता है। टीचर लेक्चर देकर के चला जाएगा, बालक निष्क्रिय होकर के बैठे रहते हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, व्याख्यान उन तथ्यों या सिद्धांतों तथा अल्प संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसको सुनने वाले समझें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप व्याख्यान प्रविधि के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वर्ष 2023 और प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।